हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए लेके आया हूँ अध्याय 1 जो है कक्षा 10वीं गणित का, उसका 2022-23 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी पूरी श्रृंखला यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाई है आपको, जो कि आपके एग्जाम के लिए सहायक होगी। यहाँ पे अभी मैं बात करूँगा MP बोर्ड के जो तिमाही परीक्षाएं होनी हैं, त्रैमासिक परीक्षाएं होनी हैं, उसके संदर्भ में। तो उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं और उनको मैंने यहाँ सॉल्व करके आपको लोगों को बताए हैं। तो बच्चों पूरा आपको बहुत अच्छे से देखना है और पूरे क्वेश्चन को समझ लेना है। तो सबसे पहले हम जब अपनी बुक की बात करते हैं बच्चों, तो जो बुक है आपकी, इसमें आपका जो अध्याय 1 है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, इस वास्तविक संख्याएं अध्याय में बेटा आप लोगों के जो प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 में बेसिकली जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है इसको तो हटा दिया गया है। ये आपको सबको मालूम है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हटा दिया गया है। अब जब इसे हटा दिया गया है तो इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है उसे भी हटा दिया जाएगा। ये कॉमन सी बात है, जब उसे हटाया गया है तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 1.1 ये भी आपकी हटा दी गई है पूरी। मगर यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, ये 135 और 225, 135 और 225 का आपको HCF फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने इसको आपको बताया है। अच्छा, आपको पेपर में ये प्रश्न आएगा अगर कि 135 और 225 का HCF निकालिए, तो उसके लिए ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहेगी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से उसे निकालना होगा। तो देखें आप, सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपके सामने प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न इस टाइप का होगा कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देखें बेटा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। इस गुणनखंड विधि के माध्यम से हम इसके फैक्टर तोड़ेंगे। 3 के फैक्टर तोड़े हमने 135 के लिए, तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 13 से ज़्यादा ना हो, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 चौके 12। ठीक है, फिर इसके बाद देखें मैं यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ कैसे आप गुणनखंड तोड़ते हैं। जैसे सबसे पहले इसका देंगे हम 3 से क्यों देंगे, क्योंकि 2 के फैक्टर उसी संख्या से टूटते हैं जिसमें यहाँ पे क्या हो, 2, 4, 6, 8 या 0 हो। ये आपको मालूम होगा, ये बेसिक्स है। तो यहाँ पे हम इसका देंगे सबसे पहले 3 से, तो 3 चौके 12, तो ये आ गया 13 में से 12 गए 1 और ये 5, 3 5 15। तो बच्चों ये कट गया, कितनी बार गया, ये 45 टाइम गया। अब इसके बाद फिर हम 3 से इसको देंगे 45 को, तो देखिए 45 को जब हम 3 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 बचा 1 और ये 5, 3 5 15। तो ये कितनी बार गया बच्चों, ये 15 बार गया। फिर इसके बाद 3 का पहाड़ा 15 के लिए पढ़ेंगे, तो 3 5 15 और ये फिर आ जाएगा 5 एकम 5। तो ये फैक्टर टूटे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो इसी प्रकार से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ये तो आपसे बनता होगा, तो ये इसके फैक्टर तोड़ के हमने लिख दिए यहाँ पे। सेम यहाँ हम 225 के फैक्टर तोड़ेंगे बच्चों। ये छोटी सी मेथड है फैक्टर तोड़ने की, ये आपसे बनती होगी। तो इसके फैक्टर तोड़े हमने, तो ये इतने आ गए। अब हम यहाँ पे ये फैक्टर को लिख देंगे। 135 के लिख दिए 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 और 225 के लिख दिए 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब बारी आती है HCF फाइंड करने की। तो बच्चों HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि मैंने H से आपके लिए ट्रिक बनाई है। H मतलब हट के, मतलब वो चीज़, H मतलब क्या, हट के, हटकर मतलब कि जो सबसे अलग हो, तो वो चीज़ जो दोनों में मिल रही हो। देखिए यहाँ 3 दोनों में मिल रहा है, तो वो एक 3 लिख दिया जाएगा गुणित। अब यहाँ पे ये दूसरा 3 है, यहाँ पे भी दूसरा 3 है, वो लिख दिया जाएगा। अब ये तीसरा 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है पर यहाँ भी 5 है, तो ये आ गया 5। कुल मिला के 3 तिरका 9, 9 पना 45। तो ये आएगा हमारा HCF समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप कैसे निकालना है HCF को। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर देना है। ये आ जाएगा हमारा HCF। इस क्वेश्चन में केवल HCF फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 को और 156 को, ये 2 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसलिए दोनों बता दिए मैंने। इसके भी वैसे ही फैक्टर तोड़ेंगे आप। 2 सत्ते 14, 0 की 0, फिर 2 तिया 6, 7 में से 6 गए बचा 1, 1 और 0 हो गए 10, तो 2 पंचे 10। 5 से 35 को 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। वैसे ही इसको तोड़ दिए हमने। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ से इसको तोड़े तो 2 तिया 6, 7 में से 6 गए 1, 1 और 8 हो गया 9,
2 इनाम 18, फिर 3 से इसको दिए 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। ठीक है, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है 13, 7, इसके बाद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये आ गए हमारे इसके फैक्टर कितने, 140 के 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 और 156 के आ गए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इस तरीके से आप इसके अभाज्य गुणनखंड बोलना, केवल गुणनखंड निकालने के लिए कहा, तो आप इसके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे आप तो फिर से यही संख्या मिल जाएगी। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हम देख लेते हैं बच्चों अपना अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 96 के गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 9 में से 8 गए बचा 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, फिर इसको दिए 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर इसको दिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस तरीके से ये 96 के गुणनखंड टूट गए। 4 और 4 के जब आप फैक्टर तोड़ोगे बच्चों तो 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 एकम 2। अब जो 101 आया बच्चों, ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या बेटा वह संख्या होती है जो अपने अलावा किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं होती, वो केवल अपनी ही टेबल में आएगी। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये। तो इसके हम जो फैक्टर तोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, 96 के आ गए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और 4 और 4 के आ गए 2 गुणित 2 गुणित 101। तो इसके हमें निकालना HCF। तो HCF अभी हमने बताए थे, H मतलब बच्चों हटके मतलब जो चीज़ दोनों में मिल रही हो। तो यहाँ देखिए ये 2 मिल रहा है यहाँ पे और ये 2 मिल रहा है यहाँ पे, तो वो ये लिख दिया हमने। फिर दूसरा 2 यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा 2 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये यहाँ हमने लिख दिए। अभी तीसरा 2 है पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं, 101 यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं। तो कुल मिला के आ गया 2 गुणित 2 मतलब कि 4 आ गया। तो ये हमारा HCF होगा। तो इसका उत्तर आ गया 96 और 4 और 4 का HCF कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये 2022-23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो देखिए 6 के फैक्टर तोड़े हमने तो ये आ गए 2 × 3, 2 3 जा 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर 72 के तोड़े 2 तिया 6, 2 छिंग 12। ये पूरे आप फैक्टर तोड़ेंगे बच्चों, इस तरीके से आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। बारी आती है हमारी इसकी, तो ये हमने 6 के फैक्टर लिखे, ये 72 के लिखे, ये 120 के लिख दिए हमने। अब HCF की बारी आई। तो HCF मैंने क्या बताया, हट करके, H मतलब हट करके। तो देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये लिख दिया गया। फिर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये लिख दिया गया। बाकी और कुछ नहीं मैच हो रहा था। 2 गुणित 3 मतलब कि 2 3 जा 6, 2 तिया 6, ये आ गया हमारा HCF। बारी आई LCM की। तो LCM में क्या होता है, पूरा लिखा जाता है। LCM में आपको बताऊं कैसे लिखते हैं LCM को। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, पहले लिखा था 2 × 3, तो हमने लिख दिए 2 गुणित 3 लिख दिए। अब इसके बाद ये 2, तो देखिए 1 2 आ चुका है तो इस 2 को नहीं लिखा जाएगा। अब दूसरा 2, तो ये लिखेंगे हम दूसरे 2 को। फिर ये तीसरा 2, इसको भी लिखेंगे। फिर ये 3, तो 3 तो लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर ये दूसरा 3, तो इसे लिख देंगे। फिर यहाँ से देखें अब टोटल कितने 2 आ गए, 1 2 3, तो 1 2 3 तो नहीं लिखे जाएंगे। 3 ये भी आ चुका, अब बचा है केवल 5, तो ये लिखा जाएगा। तो कितने आए इसके फैक्टर, 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, तो ये आ जाएगा बच्चों 360। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये जो क्वेश्चन था आपका 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन। HCF इतना आ गया और LCM इतना आ गया। ये हो गया हमारा बच्चों 360। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है बच्चों 12, 15 और 21 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखें इसको कैसे हल करेंगे। 12 के फैक्टर तोड़े हमने, ये आ गए। 15 के तोड़े ये आ गए। 21 के तोड़े ये आ गए। तो 12 के फैक्टर हमने ये लिख लिए, 15 के ये लिख लिए, 21 के ये लिख लिए। HCF क्या होता है, जो चीज़ कॉमन मिल रही हो सब में। तो देखिए यहाँ 3 मिल रहा है,
यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ 3 मिल रहा है, तो केवल ये आ गया हमारा HCF। इसके अलावा ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो सब में मिल रही हो। ठीक है, बारी आई LCM की, तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम ऊपर वाले नंबर 2 × 2 × 3 लिख दिए। अब हम लिखेंगे 3 × 5, मगर 3 लिख चुके हैं तो केवल क्या लिखा जाएगा 5। यहाँ से हम लिखेंगे 3 × 7, तो 3 लिख चुके हैं तो केवल लिखा जाएगा 7। इसके गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420। तो ये आ गए हमारे बच्चों इसके LCM का आंसर। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 510 और 92 का HCF। तो देख सकते हैं इसको कैसे निकालना है। इसके फैक्टर तोड़ेंगे आप, इसके फैक्टर तोड़ेंगे, फिर 510 को इस तरीके से लिख देंगे, 92 को इस तरीके से लिख देंगे। बात आएगी HCF की, तो वो चीज़ जो दोनों में मिल रही हो, तो देखिए 2 मिल रहा है दोनों में, तो ये 2 लिख दिया जाएगा, ये आ जाएगा हमारा HCF। इसको आप मैं समझा नहीं रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इसलिए आपसे बन जाएंगे। एक ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये है 17, 23, 29 का HCF और LCM। तो बच्चों ये 17 जो है ये एक अभाज्य संख्या होती है, ये अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं जाती। 23 ये भी अभाज्य संख्या और 29 ये भी अभाज्य संख्या। तो जब इनके फैक्टर तोड़ेंगे तो 17 का फैक्टर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा? 17 का इस तरीके से 17 एकम 17, मतलब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो आ जाएंगे 17 × 1। वैसे ही 23 के आ जाएंगे 23 × 1, 29 के आ जाएंगे 29 × 1। अब देखिए कॉमन इसमें क्या है, 1 सब में मिल रहा है, तो यही जो है 1 ये हो जाएगा हमारा HCF। तो HCF लिख दिया जाएगा बच्चों 1। और बारी आएगी जब LCM की, तो LCM क्या कर देंगे हम 17 × 23 × 29। ठीक है, ये तीनों को लिख दिया जाएगा। तो इसका जब आप टोटल इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 11,339। तो इस तरीके से ये हमारा प्रश्न भी यहाँ पे हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न दिया हुआ है HCF, दो संख्याओं का गुणनफल है 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है 9। तो उसका हमें LCM ज्ञात करना। देखें सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखें। फॉर्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल नहीं लिखा जाएगा, केवल संख्याओं का गुणनफल। जितनी भी संख्या होंगी उनका गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। तो यहाँ जो संख्याएँ रहीं कौन कौन सी थी, 306 और 657, तो वो लिख दिए हमने बराबर। HCF कितना दिया था 9, तो ये 9 लिख दिए, गुणित LCM तो हमें ज्ञात करना है, तो LCM की जगह LCM। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 9 का हम पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करें तो 9 इस तरफ आ गया 9, 306 × 657/9 बराबर LCM। अब 9 से हम 306 को काटेंगे, तो देखिए 9 तिया 27, 30 में से 27 गए बचे 3, 3 और 6 हो गए 36, 9 चौके 36। तो ये आ गया 34 × 657। ये आ गया 34 × 657। 34 को जब 657 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,338। ये होगा हमारा LCM। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि LCM बराबर 22,338। लास्ट में आपको पूरा उत्तर लिख देना है। अतः अभीष्ट LCM 306 × 657 बराबर कितना होगा 22,338। ये आप इसको बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे कुल 8 क्वेश्चन। इसके बाद बारी आती है हमारे 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन देखें, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, तो ये पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं। प्रश्न है संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। ये एक प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आप 5 की टेबल देखें। 5 की टेबल क्या होती है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 6 30। कुल मिला के आप देखें 5 0 5 0 5 0। ठीक है, 10 की टेबल देखें, 10, 20, 30, 40, 50। देखिए सब में ये, और ये सारे नंबर जो हैं ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 से भाग चला जाएगा ना इन सब का। ये देखिए 5 के पहाड़ में 2 बार में 10 आता, 4 बार में 20 आता, 6 बार में 30 आता, 8 बार में 40, 10 बार में 50। ऐसे मतलब ये जो नंबर जिस भी संख्या के आखिरी में 0 होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है इतना आपको? अब देखें वही चीज़ आप लिखेंगे। हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त होने वाली सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं, मतलब उनका 5 में भाग चला जाता है। अब यहाँ हम 4 के गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 4 के गुणनखंड कितने आएंगे बच्चों? इसको देखें आप, 4 के फैक्टर कितने टूटेंगे? ये टूटेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब 2 × 2।
2 गुणित 2 होगा, 4 का गुणनखंड 2 गुणित 2 हो जाएगा 4 का गुणनखंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पावर n लगी थी, घात n लगी थी, तो हम लिख देंगे 4 की घात n बराबर 2 की घात n बराबर गुणित 2 की घात n, या इसको लिखा जाएगा 2 की घात 2n। अब चूंकि इसमें आप देखिए यहाँ कहीं आपको 5 मिल रहा है, इसमें इतने पूरे स्टेप में कहीं 5 मिल रहा नहीं। अब आप लिखेंगे चूंकि 4 के गुणनखंड में हमें केवल 2 मिला, 5 नहीं मिला, यहाँ आप लिख लेना 5 नहीं मिला, अतः स्पष्ट है ऐसी कोई संख्या n नहीं जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। बस बच्चों आपको इतने ही स्टेप लिख देना है और इस प्रश्न को आपको फिनिश कर देना है। इतने में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा आपका आंसर। ये पूरे स्टेप आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और पूरा आपको जो कहते हो लिख देना है। बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे हल करेंगे? हम लिखेंगे माना करनी 2 एक परिमेय संख्या है। अब सबसे पहले आपको परिमेय संख्या पता होनी चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। किसे? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती है बच्चों? परिमेय संख्या। अब हम यहाँ करनी 2 को मान रहे हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ p/q की जगह आप a/b भी लिख सकते हैं, c/d भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे a/b या p/q के रूप में लेकर के करेंगे। देखें आप इसको कैसे करना है। माना करनी 2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब हम कैसे लिख दें? करनी 2 बराबर p/q, या फिर हम इसे a/b भी लिख सकते हैं। चलिए a/b लेकर के हल कर रहे हैं। करनी 2 बराबर हमने लिख लिए a/b। अब हमने बच्चों यहाँ से b का पक्षांतर करें। जब b उस साइड पक्षांतर होकर गया तो करनी 2 के साथ गुणा में लिख गया, ये आपके सामने b, तो करनी 2b बराबर a। अब हम इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? करनी 2 के ऊपर जब वर्ग लगेगा तो वर्ग से करनी कट गई, केवल 2 बचा। b का 2 की घात हो गई, b की घात 2, और a का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब जरा ये जो लिखा हुआ है स्टेप, इसको अच्छे से देखें आप। ये लिखा हुआ है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर हम यहाँ से इसका ट्रांसफ़र करें तो क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ये मतलब जो a स्क्वायर है उसको डिवाइड करेगा 2, मतलब a स्क्वायर 2 से कट जाएगा। यही चीज़ बोल रहे हैं ना। अब आप लिखेंगे अर्थात a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर हम पक्षांतर करेंगे तो यही कंडीशन आएगी ना कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बच्चों a भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। मतलब अगर ये a स्क्वायर 2 से कट रहा है तो a भी 2 से कटेगा, ये जो a है वो भी 2 से कटेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहाँ मान लिए a बराबर 2 के, a बराबर क्या मान लिए? 2 के। तो ये जो समीकरण 1 था, यहाँ a स्क्वायर की जगह पे 2 के रख दें। तो देखिए रख दिए हमने 2b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। 2k का जब वर्ग करें तो 2 का वर्ग हो गया 4 और k का वर्ग हो गया k स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2, ये k स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। मतलब कैसा लिख दिए हमने यहाँ पे? अभी देखिए एक स्टेप में ये बना था, अब हम यहाँ लिख रहे हैं b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। मतलब कि अगर हम इसका यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो b स्क्वायर बटे 2 बराबर आ जाएगा k स्क्वायर। मतलब कि ये जो है b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, और जब b स्क्वायर विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा ना। अभी पहली कंडीशन में a भी 2 से विभाज्य हो गया और ये b भी 2 से विभाज्य हो गया। तो हम क्या लिख देंगे कि अर्थात b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः b भी 2 से विभाज्य होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इससे क्या प्रूफ हुआ बच्चों? ये प्रूफ हुआ कि a और b में से किसी न किसी में एक संख्या 2 जरूर आती है, जबकि a और b जो हैं बच्चों, ये a और ये b, ये क्या हैं? a के साथ आप 1 का इंटू कर सकते हैं, b के साथ भी 1, मतलब a 1 जा 1 और b 1 जा b बस। मगर अगर a का आप 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2a। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। a और b में एक जो है वो कॉमन हो सकता है मगर 2 कॉमन नहीं हो सकता। इसमें यही बोल रहा है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि वास्तविकता में a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या मतलब कि ये अपने अलावा किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं होती, ज़्यादा है तो 1 इसके साथ लिखा जा सकता है।
ऐसा विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि हमें 2 मिल गया इसका फैक्टर? क्योंकि बेटा हमने शुरू में मान लिए थे ना, ये माना करनी दो एक परिमेय संख्या, माना लिखा ना हमने, माने थे, जो कि संभव हो नहीं सकता। तो आप लिख दोगे ऐसा विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, अतः करनी दो एक अपरिमेय संख्या है या होगी। इति सिद्धम। इसको आप देख लें बहुत अच्छे से और इसको भी बच्चों आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब अध्याय 1 का हमारा ये अगला प्रश्न आया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। सिद्ध कीजिए 7 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? माना 7 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तब 7 करनी 2 बराबर हमने a बटे b लिख दिए। अब हमने क्या किए बच्चों, यहाँ से 7 का ट्रांसफ़र करें तो 7 इसमें आ गया बटे में। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं बच्चों, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, करनी 2 बराबर आ गया a बटे 7b, आ गया a बटे 7b। अब यहाँ पे बच्चों जो a है, b है और 7, ये क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर है, ठीक है। अब ये पूर्णांक है तो ये जो है पूरा पूर्णांक मिलके क्या बनाएगा, एक परिमेय संख्या। अतः a बटे 7b एक परिमेय संख्या होगी। और अब इसके इक्वल ये है तो ये करनी 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, अतः करनी 2 भी परिमेय संख्या होगी। जबकि वो संख्या जो अपने अलावा जिस करनी को बेटा सॉल्व नहीं किया जा सकता, जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5, ये करनी 7, ये क्या कहलाती बेटा, अपरिमेय संख्या। जबकि अगर आप करनी 4 को लेंगे तो करनी 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, मतलब 2 का फैक्टर टूट के ये 2 बाहर आ जाएगा। तो ये है बेटा रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। तो ये करनी 7 को हल नहीं किया जा सकता, करनी 5 को, करनी 3 को, करनी 2 को, तो ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। और इस प्रश्न के हिसाब से क्या हो रहा है, इस प्रश्न के हिसाब से कि ये परिमेय संख्या होगी, जो कि ऐसा है नहीं, स्पष्ट विरोधाभास है। अतः करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 करनी 2। अब ये करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है तो करनी 2 के साथ जो संख्या लिखी है 7, ठीक है। तो ये जो है 7 करनी 2, यहाँ पे 7 लिख दीजिएगा, 7 करनी 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। तो बच्चों ये रहे हमारे अध्याय 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, लगातार मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। DSR फॉर यू में अपना प्यार लुटाते रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में अपना कमेंट लिख सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।